नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जय भीम और जय मीम की। जिस चीज़ को लेकर आज के समय नई नई पार्टियां बनी जा रही है, जिस चीज़ को लेकर आज के समय अधिकतर हर एक जगह गली कुच्ची में घर घर में जातिवाद चलता आ रहा है। जय भीम जय मीम का जो ये मामला है आज से मात्र 72 साल पुराना है। इसमें विश्वासघात, धोखा, पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं है। बात 1904 की, जब चलिए थोड़ा सा रफ आपको बता देता हूँ। बंगाल में योगेंद्र को जोगेंद्र कहा जाता है। तो जो जोगेंद्र हैं वो बंगाल के दलित नेता थे। जोगेंद्र नाम तो सुना ही होगा आपने। आजकल हर कोई जय भीम का नारे लगाने वाला जोगेंद्र जी का ही नाम लेता है। आमतौर पर दलहित चिंतक उनका नाम लेने से बचते थे। तो आजकल जो कोई भी जय भीम के साथ जय मीम जोड़ रहा है ना, वो इसकी नींव ही खोद रहा है। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, बारी बारी से सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये तो 29 जनवरी 1904 में जोगेंद्र जी का जन्म हुआ था ब्रिटिश बंगाल में। ये पाकिस्तान के जन्मदाताओं में से एक थे। सन 1940 में कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चुने जाने के बाद से ही मुसलमानों ने इनकी खूब मदद की थी। उन्होंने बंगाल की एक फजलुल हक और ख्वाजा मोइनुद्दीन 1943 से लेकर 1945 तक की सरकारों की खूब मदद की थी। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि 1946 से लेकर 1947 तक मुस्लिम लीग में उनका खूब योगदान था। इसी वजह से जब कायदे आज़म को अंतरिम सरकार के लिए 5 मंत्रियों के नाम देने थे, उनमें से इनका भी था। योगेंद्र नाथ पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे। इस पद को स्वीकारने के बाद पाकिस्तान के उस निर्णय की बराबरी करी जाती थी जिसमें कांग्रेस ने अपनी तरफ से मौलाना अबुल कलाम को मनोनीत किया था। अब आप सोच रहे हो चलो ठीक है भाई, योगेंद्र जी ने थोड़ी बहुत मदद कर दी होगी पाकिस्तान के या मुसलमानों की, ठीक है, लेकिन ऐसी भी क्या मदद कर दी कि मंत्री के लिए उनको चुन लिया गया। तो बताया ये जाता है कि 3 जून 1947 को असम के सैलहट ज़िले को मतदान से तय ये करना था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या भारत का। इस इलाके की यदि बात करी जाए हिंदू मुस्लिम की, तो संख्या बराबर थी। जो जनसंख्या थी हिंदू मुस्लिम की बराबर ही थी। अब जब जनसंख्या बराबर थी तो चुनाव में नतीजे आने की भी बराबरी उम्मीद थी। लेकिन भाई जिन्ना तो जिन्ना ठहरा। उसने दलितों का मत, रुझान जो है दलितों का अपनी साइड करने के लिए मंडल को उस साइड भेज दिया। तो मंडल ने पाकिस्तान के समर्थन में एक तरफा झुका दिया। मतों की गिनती हुई तो सैलहट जो है वो पाकिस्तान में आ गया। अब वो जो है बांग्लादेश में है। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल जो है पाकिस्तान के पहले श्रम मंत्री भी थे। 1949 की बात करी जाए तो बताया जाता है कि जिन्ना ने इन्हें कॉमनवेल्थ और कश्मीर मामलों के मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंप दी थी। जब भाई जिन्ना को मालूम चल गया कि ये बंदा गद्दार नहीं है, हमारा वफादार है, तो उसको तो भाई मंत्रालय सौंपे जाएंगे, उसको जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी। तो उसको जिम्मेदारी पे जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और वो बंदा एकदम बेजान से मेहनत कर रहा। फिर 1947 से 1950 तक, यानी कि मत देखो वो चीज़ें तो अभी तक रुकी नहीं है, अभी तक चलती आ रही। लेकिन एक जो आंकड़े इसमें दिखाए जा रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। 1947 से 1950 तक पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो चुका था, बंद नहीं था। लगातार अत्याचार, मारना, पीटना, कुचलना तो आम बात थी। कुचलना तो आज भी चल रहा है, आप भी देख रहे हैं। और बलात्कार की यदि बात करी जाए तो आम थी। सारा कुछ जो है ना योगेंद्र नाथ मंडल की नज़रों से छुपा नहीं। स्त्रियों को उठा कर के ले जाते थे। लोग जो है केवल पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे। लेकिन हुआ क्या, हम देख रहे हैं आज भी कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ। इस्लामिक हुकूमत को न हिंदुओं की बात सुननी थी ना उन्होंने सुनी। लगातार हिंदुओं पे अत्याचार होते रहे, कत्लेआम होता रहा, स्त्रियों को उठाकर ले जाते रहे, ज़मीनों को हड़पते रहे। कुछ समय तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने प्रयास जारी रखे। उनको मालूम चला कि उन्होंने विश्वास करके कितनी बड़ी मूर्खता करी है, उस समय उनको मालूम चल चुका था। 1950 में जब जिन्ना की मौत हुई थी, तुरंत वो वापस आ गए भारत में, जोगेंद्र नाथ मंडल। हालांकि इसकी जो सत्यता है मालूम नहीं, क्योंकि कई लोग का ऐसा मानना है कि उनको भगा दिया गया था। पश्चिम बंगाल के बनगांव में वो गुमनामे की ज़िंदगी जीते रहे। 18 साल तक वो पछताते रहे। उनको महसूस होने लग गया था, उनको मालूम चल चुका था कि कितना कत्लेआम हो रहा था। ये सारा कुछ उनको मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होएगा भी। किस व्यक्ति पे विश्वास कर रहे हैं उनको मालूम नहीं था। तो 18 साल पछताते रहे वो। आखिरकार उन्होंने
5 अक्टूबर 1968 में गुमनामी की ज़िंदगी जीते जीते ही गुमनामी में ही आखिरी सांस ली। अपने फ़ायदे के लिए किस प्रकार के एक विशेष समुदाय ने दलित का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं कि उनका एक इकलौता एक उदाहरण है, नहीं, बस एक ये समस्या है। और ये चीज़ें आज भी आप देख रहे हैं लगातार होती जा रही हैं। लोग इसी चीज़ में घुसे जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे सच्चाई को। आप जी जान से इनके पीछे लगे पड़े हो, मेहनत कर रहे हो। शायद आपको मालूम नहीं है कि मात्र आपको एक वोट का दर्जा दे रहे हो और कुछ नहीं, बस वोट और कुछ भी नहीं। तुम्हारी वैल्यू मात्र एक वोट के बराबर है। यही सिर्फ एक वोट बनकर रह जाने का अफसोस रोहित वेमुल्ला को भी था। उनकी चिट्ठी में जो कुछ भी आप कटा हुआ हिस्सा देखते हैं, पढ़ते हैं ना, वो कल कोई और लिखेगा और आप पढ़ने से इनकार करोगे और करते ही रहोगे। कौन टाइम बर्बाद करे पढ़ने पे, लेकिन उधर मासूम अपने खून से ऐसे चिट्ठियों को बार बार लिखते रहेंगे। आपसे वो लोग कहते रहेंगे कि किताब पढ़ो, किताब पढ़ के, और खुद कभी नहीं पढ़ेंगे। वो लोग अपने आप को कहते हैं ना अम्बेडकरवादी, अम्बेडकरवादी, लेकिन अम्बेडकरवादी भाई बनने से पहले अम्बेडकर की सच्चाई ही नहीं जानते हो। अम्बेडकर और फूले दंपत्ति ज़िंदगी भर उन्होंने संघर्ष किया, शिक्षा खेली है कि भाई अपने लोग किताबों से पास में रहे, चीज़ों को जाने पहचाने। लेकिन तुम बताओ, जितने भी लोग मतलब अम्बेडकरवादी हैं, तुम बताओ कितने पढ़े लिखे हो? तुम्हें किताबों से दूर रखते हैं। बस कुछ आजकल जो 2-4 लाइनें वायरल होती रहती हैं, अम्बेडकरवादी, अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब बस बुद्ध, डॉक्टर अम्बेडकर साहब बुद्ध, यही 2-4 लाइनें क्यों वायरल करी जाती है? अम्बेडकर जी के गौतम बुद्ध की सच्चाई क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि ऐसा ही वो लोग चाहते हैं। सच्चाई से दूर रहो, मूर्ख बने रहो। और सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि आपको पढ़ने से दूर इसलिए रखते हैं, फिर आप एक वोट बनकर नहीं रह जाओगे, फिर आपके अंदर तीखे सवाल खड़े होंगे, उनसे आप बहस करोगे। बहस इसलिए करोगे क्योंकि फिर आप खुद अम्बेडकर को पहचान पाओगे। और वैसे यदि संसद में जय भीम के नारे लगा देता है तो ये कोई इतिहास रचने वाली बात नहीं है, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि भाई योगेंद्र नाथ मंडल, जो कि पाकिस्तान के बड़े मंत्री में से एक थे, जिनके पास अच्छे अच्छे पद थे, जिनके पास पैसा था, सब कुछ था, लेकिन परिस्थितियाँ विपरीत हुई तो हुआ क्या? गुमनामी में ही सही, भारत में उनको वापस आना पड़ा। 18 साल पछताते रहे। लेकिन उन बेचारों को क्या, जो केवल वोट बन करके रह गए, किस तरीके से उनको उछाल उछाल के मारा पीटा गया होगा, बहनों के माँ के सामने लड़कियों का बलात्कार किया होगा, क्या हुआ उनका? तो ये चीज़ें आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। इसके लिए कोई स्पेशल दृष्टि की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए, बस थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है, सब चीज़ें आपको मालूम चल जाएगी। नमस्कार।